जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर सेकंड के तहत जो यूनिट 3 है हिंदी साहित्य शास्त्र संबंधी यूनिट, उसमें आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो काव्य लक्षण से संबंधित टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो काव्य लक्षण है ना, तो इसमें आप देखिए कि अलग अलग जो भी हमारे एक तरीके से साहित्य शास्त्र रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उनके द्वारा काव्य के परिप्रेक्ष्य में जो अपने मंतव्य दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि काव्य की परिभाषा को ही जो है काव्य का लक्षण कहते हैं। जब हम ये बताएं कि ये है काव्य की परिभाषा, तो वो मानिए कि हम किसको मानेंगे कि ये काव्य के तहत आता है, तो वो उसमें कुछ लक्षण दिए होते हैं। उसी लक्षण के आधार पे हम काव्य की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। आचार्यों ने कुल 3 आधार पर काव्य लक्षण को विभाजित किया है, जिनमें है शब्द और अर्थ द्वारा, दूसरा है केवल शब्द द्वारा, तीसरा है रस और ध्वनि द्वारा। तो आचार्यों ने कुल 3 आधार पर काव्य लक्षण को विभाजित किया है, शब्द और अर्थ द्वारा, केवल शब्द द्वारा और रस और ध्वनि द्वारा। संस्कृत की काव्य लक्षण की बात करें तो संस्कृत में जो काव्य लक्षण है, काव्य लक्षण और आचार्य, तो पहला है जैसे शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, ये जो है आचार्य भामा के द्वारा जो है काव्य लक्षण दिया गया है। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। दूसरा जो दंडी है, आचार्य दंडी हैं, इनके द्वारा जो है काव्य का लक्षण बताया गया है शरीराम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो पहला जो भामा के द्वारा है वो शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा है, और दंडी के द्वारा शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। वामन के द्वारा है वो काव्य शब्दों अया गुड़ा अलंकारा संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। यदि वामन के द्वारा देखें तो काव्य शब्दों या गुड़ा अलंकारा संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। रुद्रट के द्वारा देखें तो इनके द्वारा बताया गया कि ननु शब्दार्थो काव्यम। तो रुद्रट के द्वारा जो यहाँ पे काव्य का लक्षण दिया गया है वो है ननु शब्दार्थो काव्यम। इसमें सभी को ये जितनी भी परिभाषा दी है, कुछ ऐसा आपको इंडिकेट हो कि जिनसे आप परिभाषा दिया जाए पहचान ले, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको लिखना है, पहचानना है। तो जैसे हम भामा का देखें ना, तो यहाँ पे शब्दार्थों सही तो यानी शब्द और अर्थ के साथ जो काव्य गद्य में भी हो पद्य में हो चाद्युधा, तो ये जो है भामा के द्वारा काव्य का लक्षण दिया गया है। तो इसमें गद्य और पद्य के बारे में कहा गया है। दंडी ने जैसे शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो इनके द्वारा ये कहा गया है। और जहाँ पे आपको लगे कि गुड़ा अलंकार संस्कृतो शब्दार्थों है, वो वामन के द्वारा जो है काव्य की परिभाषा दी गई है। बाकी रुद्रट का तो बहुत ईजी है, ननु शब्दार्थो काव्यम, याद भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे है शब्दार्थ शरीरम तव तात काव्यम। ये आनंदवर्धन के द्वारा एक परिभाषा नहीं काव्य लक्षण का है, परंतु यहाँ पे इनका देखें तो 2 है। सा हृदय हृदय अल दिशा शब्दार्थ म मत्य तेव काव्य लक्षणम, तो ये आनंदवर्धन के द्वारा, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है शब्दार्थम सरितम ताव काव्यम, ये करके इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजशेखर इनके द्वारा जो ये आचार्य है राजशेखर, इनके द्वारा बताया गया है कि गुण वद अलंकृतांच वाक्यमेव काव्यम। तो गुण वद अलंकृत अच वाक्याम काव्यम, और इन्हीं के साथ ये कहते हैं कि शब्दार्थ यो यस वसाहन भावेन विद्या साहित्य विद्या। तो कहीं पे साहित्य विद्या करके आए, तो ये राजशेखर के द्वारा दिया गया है। तो ये जितने भी काव्य लक्षण हैं आचार्य भामा दंडी वामन रुद्रट आनंदवर्धन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे और भी हैं जो, जैसे यहाँ पे कुंतक का देखें तो जो आचार्य कुंतक हैं इनके द्वारा है, इनके द्वारा देखिए परिभाषा काफ़ी बड़ा है। शब्दार्थों सहितो वक्र वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्या तद्विधा कारणी। तो जहाँ पे भी आपको शालिनी कारणी ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं, और देखिए थोड़ा सा लयात्मकता भी है इस शब्द में, तो ये जो कहा गया है परिभाषा परिभाषित किया गया है कुंतक के द्वारा है। भोजराज इनके द्वारा है कि निर्दोष गुणवत्य काव्यालंकारम अलंकृतम रसान्वितम कवि है कुर्वन् कीर्ति प्रीतिंच विन्दति। तो ये भोजराज के द्वारा क्या है, निर्दोष गुणवत् का काव्यालंकारम अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वनम कृति प्रतिंच विन्दति है। मम्मट के द्वारा देखें तो मम्मट कहते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि। तो तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट के द्वारा हो गया। यहाँ पे देखिए क्षेमेंद्र, तो क्षेमेंद्र के द्वारा है काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद अलंकृति। तो क्षेमेंद्र के द्वारा क्या है, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सा अद अलंकृति।
वाग्भट के द्वारा है साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणा अलंकारा भूषितम। इनके अलावा स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वितम कीर्ते, ये वाग्भट के द्वारा है। हेमचंद के द्वारा है आदोषो सगुणो सलाहंकारो चा शब्दार्थो काव्यम, यानी आदोषो सागुणो सलंकारो चा शब्दार्थो काव्यम, ये हेमचंद के द्वारा परिभाषा दी गया है। इनके अलावा दिया है जैसे निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणभूषणा, ये जयदेव के द्वारा है कि निर्दोषा लक्षणवती सरित गुणभूषणा सलंकाराम रसाने के वृत्तिवाक्का में नामवाक, तो ये जयदेव के द्वारा है। इहि विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, इहि विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, ये समुद्र बंध के द्वारा है, समुद्र बंध। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। शब्दार्थो व पुरुष्य शब्दार्थ व पुस्तकात काव्यम, तो शब्दार्थो व पुरुष्य शब्दार्थ व पुस्तकात्यम काव्यम, ये विद्याधर के द्वारा है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये है आचार्य जगन्नाथ के द्वारा। तो जितने भी हमको लक्षण थे, वो जितने भी अभी हमने बताया, वो सभी जो है काव्य के लक्षण है, जो अलग अलग आचार्यों के द्वारा काव्य के लक्षण बताए गए हैं। वहाँ पे तो हमने संस्कृत के काव्य लक्षण के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी के विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान द्वारा जो काव्य के लक्षण बताए गए हैं, जिनमें हम देखिए रीतिकाल के कवियों में केशव, घनानंद, इन सभी को पढ़ते हैं, देव को पढ़ते हैं, तो इनके द्वारा जैसे केशव के द्वारा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित, तो ये केशव की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और हिंदी विद्वान है, और इनके द्वारा काव्य के लक्षण में वही चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने भूषण न विराज ही कविता वनिता मित, तो केशव एक तरीके से अलंकारवादी में है और रीति पद्धति को बहुत ही ज़्यादा मानने वाले हैं। जब हम रीतिकाल को पढ़ते हैं तो डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, और रीतिकाल में अगर देखें कि ये रीति विषय वस्तु को जो लेकर चलने वाले थे, उसको बहुत ही अच्छे से अनुसरण करने वाले थे, तो वो कौन थे, केशवदास। तो ये केशवदास के द्वारा कहा गया है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत। श्रीपति जो है, इनके द्वारा कहा गया कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन कविता वनिता छवि नहीं रस बीन तदीप प्रदीन, तो यहाँ पे एक प्रवीण और लीन, तो लयात्मकता अगर देखेंगे तो लीन और प्रवीण करके है। ये श्रीपति के द्वारा जो है काव्य लक्षण बताया गया है ना। तो यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन कविता वनिता छवि नहीं, और कविता वनिता छवि नहीं रस बीन तदपि प्रवीण। चिंतामणि के द्वारा यहाँ पे 2 परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे एक परिभाषा है कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ वारव कवित विबुध कहत सब कोई, तो एक ये हो गया आपका। इनके अलावा चिंतामणि का एक छोटा सा ही कहा है इन्होंने, वतक हाउ रस में जूहे कवित कहावै शो, तो यहाँ पे देखिए हाउ करके है, जूहे कहाव, ये चिंतामणि का है। कुलपति मिश्र ने परिभाषा में 2 परिभाषाएं दी है। एक तो इन्होंने कहा है कि दोष रहित, तो देखिए दोष रहित के साथ जो है एक और भी शुरू होता है आपका, तो ये जैसे है कि यद्यपि दोष, लेकिन यहाँ पे है यद्यपि दोष करके श्रीपति का, लेकिन यहाँ जो कुलपति मिश्र का देखेंगे ना, तो यहाँ पे है दोष रहित से शुरुआत होता है। दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताकव करो विचार, ये कुलपति मिश्र का है। दूसरा है कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित या लक्षण मैंने कियो समझो ग्रंथ बहुचित, कुलपति मिश्र। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय, वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय निपुण कर्म कवि जो तिहि काव्य कहत सब कोई, ये सूरत मिश्र के द्वारा है। शब्द जीव तिहि अर्थ मन रस में सूझत शरीर, शब्द जीवती अर्थ मन रस में सूझत शरीर चहत वही जुग छंद गति अलंकार गंभीर, तो ये कविदेव का है। शगुन पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही सुध, ये सोमनाथ के द्वारा है। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता, ये भिखारीदास के द्वारा कहा गया है। बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया हो वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। तो ऐसा श्याम सुंदर दास का परिभाषा है कि जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ें, हम साहित्य की श्रेणी में उसे तभी जो है डाल सकते हैं जब वो जो भी कला हो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता हो।
इनके अलावा बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा परिभाषा दिया गया कि जो मानव का मस्तिष्क होता है तो मानव के मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। तो ऐसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है ज्ञान के संचित प्रतिबिंब को ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, परंतु इनके द्वारा जो है हिंदी काव्य शास्त्र के तहत काव्य लक्षण में जो परिभाषा दी गई उसमें ये कहते हैं कि जो मानव का दिमाग होता है, तो जैसे होता है कि शरीर के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, वैसे मानव के जो मस्तिष्क है उसके लिए भी पोषण के रूप में अगर देखें तो मन को आह्लादित करने के लिए कुछ ना कुछ कविताएं सुनते हैं। उन कविताओं में हमारे भाव होना चाहिए, तो उन भाव के लिए जो राशि का संचित भंडार है उसको साहित्य कहते हैं, ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास का मानना है। दूसरी चीज़ है कि बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं कि समष्टि रूप में साहित्य जो है, यानी अगर आप देखें कि व्यष्टि नहीं, व्यष्टि तो एक व्यक्तिगत कोई चीज़ होती है, समष्टि होता है कि समग्रता को लेके चलता है, तो समष्टि रूप में साहित्य जो है वो मानवता का क्या होता है, वो दर्पण होता है। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास का कहना है। यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया है कि जिस साहित्य में पंडित रामदहिन मिश्र के द्वारा कहा गया है कि जिस साहित्य में मानव मस्तिष्क को समृद्ध करने की शक्ति नहीं, या जिस साहित्य में वाचुक मंत्र नहीं जो फूंक मारते ही पस्त पड़ी हुई जाति को ठोकर खाए हुए सर्प के समान क्षुब्ध कर देता है, या जिस साहित्य में उदास विशद तथा भव्य भावों का अभाव हो, या जिस साहित्य में चारित्रिक सत्य का अन्वेषण विश्लेषण नहीं, या जिस साहित्य में ऐसे भाव नहीं जिनसे वह एक देश एक जाति और एक काल का होने पर भी सार्वदेशिक सार्वजातिक और सार्वकालिक हो, या जिस साहित्य में जीवन डाल देने की शक्ति नहीं है, अथवा जो साहित्य नूतन विचार या नूतन तथ्यों से शून्य हो, वह साहित्य नहीं है। ये कौन कहता है? पंडित रामदहिन मिश्र। पंडित रामदहिन मिश्र ये भी कहते हैं कि साहित्य की कोटि में वही वाङ्मय आ सकता है जो किसी न किसी अंश में उपयुक्त प्रयोजनों की सिद्धि में सहायक हो। साहित्य यदि आनंद दान करके दिल की भूख मिटाता है तो मानव मस्तिष्क को उर्वर बनाकर ज्ञान की वृद्धि भी करता है। इन्हीं बातों से साहित्य संज्ञा को प्राप्त होता है। देखिए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बताया गया है भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है। साहित्य क्या है? जनसमूह के हृदय का विकास है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। तो यही देखिए कि ज्ञान राशि का जो संचित कोश है उसका नाम क्या है? साहित्य है। तो जब भी आए कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है ना, साहित्य क्या है? जनसमूह के हृदय का विकास है, तो वो कहना बालकृष्ण भट्ट का है। और ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं जो साहित्य है उसको मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। क्या है? अंतःकरण की जो वृत्तियाँ हैं उनके चित्र का नाम कविता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। कविता के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है। तो इतना, जैसे साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, भट्ट का कहना है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ही कहते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये भी द्विवेदी जी ही कहते हैं। और अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है, ये भी क्या है? द्विवेदी जी के द्वारा ही दिया गया हिंदी में काव्य लक्षण है। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, ये कौन कहता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। कविता जो होता है ये प्रभावशाली रचना है जो पाठक हो या श्रोता उसके मन पर आनंदमयी प्रभाव डालता है, तो ये कौन कह रहा है? ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ही कह रहे हैं। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो, तो ये कौन कह रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ही कह रहे हैं। इनके अलावा जैसे शुक्ल जी काव्य लक्षण के संबंध में कहते हैं कि सुप्त भावों को जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का स्रोत क्या होता है? ये साहित्य होता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति है। साहित्य किसी जाति की वाणी की वह अखंड परंपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंतर्विकास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती हो। तो ये भी देखिए शुक्ल जी का ही कहना है।
शुक्ल जी ने काव्य लक्षण के संबंध में उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जैसे ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, और उसी प्रकार हृदय की जो है वह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी है वो जो शब्द विधान करती आई उसे हम कविता कहते हैं। तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है कविता क्या है, और कविता क्या में इन्होंने कविता को परिभाषित किया है कि जो हम कविता पढ़ते हैं बेसिकली वो होता क्या है, और इस साधना को हम भाववेग या और कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष भी मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य या भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये कविता की परिभाषा आपको तब लगेगा, हम वैसा होता है कि नॉर्मल डेज में जैसे कविता सुन लेते हैं लेकिन काव्य की महत्ता को समझ नहीं पाते। तो संस्कृत साहित्य में काव्य की महत्ता से जो है परिचित कराता है कि मनुष्य जो है आज जब बहुत ही ज़्यादा मशीनीकरण के युग में आप देखेंगे तो उसके अंदर भावनाओं का आप देखिए प्रबल उच्छालन होता नहीं है। ऐसे में जब भी हम कोई कविता सुनते हैं तो वो हमें स्वार्थ के संबंध से ऊपर उठाता है, अपने बारे में सिर्फ व्यष्टि के बारे में ना सोच के समष्टि के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। तो शुक्ल जी का यही कहना है कि ये हमें स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाता है और जो हमारी भावनाओं को जगाता है ये कार्य करता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। शुक्ल जी के द्वारा ही बताया गया है कि सत्व द्रेग या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। तो यानी जब भी हम कोई भी काव्य लिखते हैं तो काव्य का विषय वस्तु हम स्वयं नहीं होते हैं, हम उसको आधार बनाते हैं अपनी जो परिवेश में रहते हैं या कोई घटनाएं घटित हो उनसे हम विचलित हो तो हमारे काव्य का विषय ये होता है। तो काव्य हमेशा जीवन और जगत से जुड़ा होता है, यानी सामाजिक सरोकार से जुड़ा होता है, लोगों के हित के लिए होता है, ये कहना है इनका। और महात्मा गांधी जी ने भी देखिए काव्य लक्षण के बारे में नहीं लेकिन काव्य की परिभाषा तो दी है, जिसे वो कहते हैं कि साहित्य वो है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ पाए और खूब पढ़ा लिखा भी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि गाने वगैरह हम लोग सुनते हैं तो उसमें हम अपने आप को पाते हैं। तो वो जो विषय वस्तु होता है, कोई गाना भी हो, जब भी हम किसी तरीके से परेशानी में होते हैं, जब भी कुछ सुनते हैं या साहित्य अच्छी साहित्य को पढ़ते हैं तो वो साहित्य जो है किसी विद्वान के लिए नहीं लिखा जाता। तो गांधी जी का कहना यही है कि चरस खींचता हुआ किसान भी जो है चाहे खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे वो किसान हो, कविता हमारी ऐसी होनी चाहिए, साहित्य ऐसा होना चाहिए जो सभी को समझ में आना चाहिए। और प्रेमचंद जी का तो अनडाउटली बहुत ही ज़्यादा इनका प्रसिद्ध है कि जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक हमको तृप्ति ना मिले, जिसमें गति और शांति ही पैदा ना हो और हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, ना सच्ची दृढ़ता उत्पन्न हो, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। तो आपने प्रेमचंद जी की कहानी को देखा होगा कि घर घर में ये कहानियाँ सुनी जाती हैं क्योंकि वो सबके लोक जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं। और प्रेमचंद जी ने ये भी परिभाषा दिया है कि साहित्य जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की आलोचना होता है। बाबू गुलाब राय जो है ये कहते हैं कि भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं है, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। ये सभी हृदय के ओज को उद्दीप्त कर काव्य के प्रेरक बन जाते हैं, ये गुलाब राय जी का कहना है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के साँचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा भाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, ऐसा गुलाब राय का मानना है। प्रसाद जी कहते हैं कि आत्मा की मनन शक्ति का वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति वो कही जा सकती है, ऐसा प्रसाद का कहना है। अब यहाँ पे देखिए प्रसाद जो हैं ये कहते हैं कि काव्य आत्मा की क्या है, संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध क्या है, विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ऐसा पंत का कहना है। माँ देवी वर्मा कहती हैं कि कविता जो है कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में भी आविर्भूत हो जाती हैं। माँ देवी वर्मा कहती है कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर क्या कवि जो होता है वो बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। ये वैसे ही हुआ कि हर एक चीज़ हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से घटनाएं नहीं घटती, कभी कभी हम दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझकर कुछ भी उद्वेलित करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी काव्य कवि होते हैं, रचना करने वाले होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उनके जीवन का स्वघटित घटना हो, उनके आधार पर कोई गाने लिखें या कुछ भी लिखें, वो परा अनुभूति यानी दूसरों की जो अनुभूतियाँ हैं दुख को अपना समझकर और कुछ भी लिखते हैं। तो वो भी कहना महादेवी जी का ही है।
नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भाव, उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहा जाता है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि काव्य क्या है? आत्माभिव्यक्ति है काव्य। आगे कहते हैं कविता सबसे पहले और अंत में क्या है? कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है, इनके द्वारा धूमिल के द्वारा ये कहा गया। तो इस तरीके से हमने जो है भारतीय जो काव्य लक्षण से संबंधित जितने भी विद्वान थे, वो चाहे पाश्चात्य विद्वान थे, वो भारतीय विद्वान थे, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी वो हमने कर लिया है। बाकी अब देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत दिया है पाश्चात्य काव्य लक्षण, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ लोगों का है। जैसे अरस्तु का देखें तो वो कहते हैं कि आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है और कविता का तत्व है कल्पना। पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमरस स्पीच, तो ये इनका जो है अरस्तु का कहना है। इनके इंग्लिश को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मतलब हिंदी में उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट इसका जो है इंग्लिश में ही दे देते हैं। जैसे कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, ड्राइडन ये कहते हैं। और पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग दैट्स कॉल्ड व्हाट, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कविता जो है हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। पावर्टी इज़ द बेस्ट वर्ड इन अ बेस्ट ऑर्डर, तो ये बेस्ट वर्ड्स इन अ बेस्ट ऑर्डर ये कॉलरिज कहते हैं कि कविता जो है ये सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। पोएट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड, कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है, ये पीवी शैली का कहना है। पीवी शैली कहते हैं कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। एडगर एलन पो कहते हैं पोएट्री इज़ द रिथमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कविता जो होता है वो सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। पोएट्री इज़ द utterance of a passion for truth, beauty and power, embodying and illustrating its conception by imagining and fancy and modulating its language on the principle of variety in a unity। कविता सत्य, सौंदर्य और शांति के तीव्र भाव की अभिव्यक्ति है जो अपने विचारों को कल्पना और भावना के द्वारा स्पष्ट करती है, ये ले हंट का कहना है। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं पोएट्री इज एट बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कविता मूलतः जो है वो जीवन की क्या है? आलोचना है। शुक्ल ने भी कुछ स्थानों पर इस तरह के विचार व्यक्त किए, हालांकि शुक्ल जी का इंडिपेंडेंट हमने काफ़ी कराया, उनका कविता जीवन की सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या है मैथ्यू अर्नाल्ड। और ये रस्किन कहते हैं कि कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की जो सृजना उसको कविता कहते हैं। और विलियम हैजलिट कहते हैं कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है। लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जादूगरनी जो है वो कविता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने काव्य लक्षण से संबंधित, आपके भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ थीं उन सारे को करा दिया। आपको इसके लिए अदर कोई वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लास्ट टाइम रिविजन पर्पज़ के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सीरीज़। सो आज के लिए हम इसी यहीं पे रखते हैं। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम का, बराबर अपडेट के लिए आप वहाँ जुड़े रहें। धन्यवाद।